हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम डिस्कशन किए थे मैथमेटिकल टूल की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वेक्टर। तो वेक्टर समझाने से पहले एक दो चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जो क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी हम यूनिट्स एंड मेजर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटिटी जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होता है, इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों भी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें आप, टाइम ले लें, ठीक, वॉल्यूम ले लें या मास ले लें। ये सब कौन सी क्वांटिटी होती हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, एग्जांपल इसका ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, एंड मोमेंटम हो गया। अब देखिए क्यों आप टाइम को स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम किसी भी डायरेक्शन को डिपेंड थोड़ी ना करता है। किसी भी डायरेक्शन को वो कोई ना डायरेक्शन पे डिपेंड थोड़ी ना करता है, वो अपना चलता रहता है। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो कुछ ना कुछ मेरा मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ न्यूटन का फोर्स मैं उस पर अप्लाई करूँगा, और वो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा ना, वो किसी न किसी डायरेक्शन में मैं उसको फोर्स को क्या करूँगा, एक्सर्ट करूँगा। तो इसलिए उस फोर्स को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका फील दिलाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये चीज़ समझ में है ना कि क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर वेक्टर। स्केलर में बस मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों होता है। फॉर एग्जांपल टाइम, वॉल्यूम, मास। इसमें एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड मोमेंटम। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छे से देख लें कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये होता है। चलो, तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई कोई मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, एक फैमिली है, उसमें से एक किसी पर्सन को बोला कि जाओ कुछ सामान ले आओ। ठीक है, जाओ तुम पिज़्ज़ा ले आओ। फॉर एग्जांपल कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, उससे बोला कि जाओ तुम पिज़्ज़ा ले आओ। जैसे ही वो बोला, वो तुरंत अपने घर से क्या ले गया, निकल गया। एक फादर ने अपने बच्चे से बोला तुम जाओ एक डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ले आओ। ठीक है, वो ये नहीं देखा कि दुकान कहाँ है, इतना ही सुनते ही वो तो जोश में था, निकल दिया। ठीक है, अब वो निकल दिया तो एक बात देख लीजिए, चौराहा है, मीन्स चार रास्ते यहाँ पर मीट करते हैं।
ठीक है। मान लेते हैं जो पिज़्ज़ा की दुकान है वो यहाँ पर है, पिज़्ज़ा की दुकान यहाँ पर है। ये भाई बड़े टशन में आ रहे हैं कि मुझे आज तो पिज़्ज़ा खाना है। आए स्पीड में, यहाँ किसी से पूछा भाई पिज़्ज़ा की दुकान कहाँ है, या फिर पूछे किसी से पूछा कि पिज़्ज़ा की दुकान कहाँ है, और वो कोई पर्सन क्या था, नया था। इनसे बोल रहे 5 किलोमीटर तुम आगे जाओ, ठीक है, 5 किलोमीटर आगे जाओ। तो क्या ये भैया पिज़्ज़ा खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो इन्हें ये दिक्कत हुआ, इन्हें ये कमी हुई कि इन्हें डायरेक्शन को पता करना था कि यहाँ से मान लेते हैं 5 मीटर या 10 मीटर राइट में उस दुकान की क्या है, वो दुकान है, ठीक है। इस पॉइंट से या इस सेंटर से, मतलब यहाँ से जो रास्ता का जो मेन होता है ना, वहाँ से 5 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर जो भी हो, वो लेफ़्ट में हो या राइट में हो, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर वेक्टर नहीं है तो फिज़िक्स भी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे न्यूटन लॉज आपको भी पता है, जैसे न्यूटन लॉज हैं वैसे ही वेक्टर भी है, ठीक है। अगर वेक्टर नहीं है तो फिज़िक्स में जो डायरेक्शन वाले फोर्स वाले होते हैं वो होंगे ही नहीं, ख़त्म ही हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको फील दिलाने के लिए क्या कर रहा था कि वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। अगर आप गए कहीं, अगर आपसे बोल दिया कि 5 किलोमीटर में एक क्या है पर्सन खड़ा है, तो 5 मान लें हम यहाँ हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या हैं, खड़े हैं, ठीक है। अगर हमसे बोल दिया जाए कि 5 किलोमीटर में कोई पर्सन है, ठीक है, या फिर ऐसे आप बोल दें कि 5 किलोमीटर में कहीं ना कहीं एक सोना रखा हुआ है या हीरा रखा हुआ आपको लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 5 किलोमीटर आप अगर हमसे बोले 5 किलोमीटर में सोना रखा हुआ है, तो हमें तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन पता ही नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कर रहे हैं हमने यहाँ पर क्या करें, खुदाई करना स्टार्ट करवा दिए, 5 किलोमीटर अपने राइट में खुदाई करना स्टार्ट कर दिए, मिलेगा ही नहीं सोना। फिर क्या कि 5 किलोमीटर इधर से खुदाई करवाना स्टार्ट कर दी, वहाँ भी नहीं मिलेगा सोना। अब 5 किलोमीटर पीछे भी तो हो सकता है, 5 किलोमीटर आगे भी तो हो सकता है। मीन्स अगर यहाँ पर खड़े हैं, मान लेते ये खड़ा है, ठीक है, ये पर कोई पर्सन खड़ा है और इससे बोल दे कि 5 किलोमीटर में सोना रखा हुआ है, तो 5 किलोमीटर एक आगे हो गया, एक 5 किलोमीटर इस साइड हो गया, एक 5 किलोमीटर इस साइड हो गया, एंड 5 किलोमीटर ये पीछे के डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, उसके आसपास राउंड में, उससे भी सोना नहीं मिला। अब 5 किलोमीटर नीचे भी तो हो सकता है, 5 किलोमीटर इधर से भी तो हो सकता है, 5 किलोमीटर इधर से भी हो सकता है। भाई कितना खोदेंगे यार, कितना खोदेंगे। अगर हमें इस स्पेसिफिक डायरेक्शन पता चल जाता तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे, ठीक है। अगर हम मुझे कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाता तो इसको मतलब ये खुदाई करने के लिए हम इतना करवा रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिलती। मान लेते सोना यहाँ है, पता होता है कि यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है, तो हम तुरंत यहाँ से खुदवा देते। एक वेक्टर होता है, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है फिज़िक्स में। या फिर वेक्टर आप देख रहे डायरेक्शन, आगे आप पढ़ेंगे जितने भी मतलब आगे जब आप क्लासेस में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरी फिजिक्स डायरेक्शन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो वेक्टर देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो कहानी से डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर की नीड क्यों पड़ी, एंड वेक्टर की फीलिंग, वेक्टर की जो फीलिंग है वो आई होगी आपको, ठीक है। अब देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट, वेक्टर को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हेड, इसे टेल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हेड। बेसिकली वेक्टर को एक ऐसे बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, वहाँ से आगे एक एरो बना देंगे, ठीक है। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको बोलते हैं टेल, इसे बोलते हैं हेड। अब बात करते हैं डिस्प्लेस, वो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, इट गिव, ठीक है, इट गिव डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
फ्रॉम, कहाँ से, ओरिजिन। अभी आपको यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर होता है ये ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या हमें बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बताता है, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर है, अगर ओरिजिन से यहाँ तक की जो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या ये बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है। नाम है ये पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलो पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। पोजीशन कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी किसी बुक में ये मेजरमेंट वगैरह एरर के काइनेमेटिक्स के बाद में होता है। तो ये पहली बात आप समझ लें, जो वेक्टर टॉपिक होता है ना, वो इंडिपेंडेंट टॉपिक ही होता है किसी पे। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका एप्लीकेशन नहीं है, इसका एप्लीकेशन तो पूरे फिजिक्स में है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए कोई ये नहीं है कि कोई काइनेमेटिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ा हो। बट ये सब चीज़ें जो एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे लगता है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता होगा, डिस्प्लेसमेंट पता होगा, एक्सेलरेशन पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो इस टॉपिक के बाद, मेजरमेंट एरर के बाद हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। कोई मान लेते हैं वेक्टर कोई ये है ए, ठीक है, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, और ये वेक्टर कहाँ चला गया, पॉइंट क्यू पे। तो डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन कितना चेंज हुआ, इतना मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो ये वेक्टर पॉइंट पी पर क्या, इसका वेक्टर था आर पी, और यहाँ पर कितना था, आर क्यू, ठीक है। कोई वेक्टर है, कोई पोजीशन वेक्टर है, इसका क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई पहले यहाँ ओ पी पे था, कुछ टाइम के बाद ये वेक्टर यहाँ पे चला गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर आर पी प्लस वेक्टर आर, इसका सम किसके वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, आर क्यू के। तो आर वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू माइनस आर पी, ठीक है, आर क्यू माइनस आर पी। और देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बार चीज़ और देख लें, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर कैसे होते हैं। कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं, कोई भी वेक्टर एक लाइन में अगर हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर एक लाइन में हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, कोलिनियर। जैसे ये मार्कर है, एक लाइन है, ठीक है, कोई वेक्टर यहाँ है, दूसरा वेक्टर यहाँ है, और कोई तीसरा वेक्टर इसके पीछे है, मतलब एक ही लाइन में क्या हो, अलाइन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। एक ऐसे वेक्टर हो गया, एक ऐसे वेक्टर हो गया, एक ऐसे वेक्टर हो गया, ये कोलिनियर है। अब कोप्लेनर देख लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, एक ही प्लेन में क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। प्लेन तो पता ही होगा आपको क्या होता है। प्लेन बेसिकली होता क्या है, अगर कोई मान लेते हैं इस प्लेन पे कोई दो पॉइंट को अगर पॉइंट मान लें, ठीक है, और उनके बीच में मान लेते हैं अगर ये प्लेन है, इमेजिन करिए अगर ये चीज़ प्लेन है तो इस पे हम क्या मान लेंगे, दो पॉइंट मान लेंगे और दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो लाइन होगा ये भी इसी प्लेन पे क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा हो ही रहा है, दो पॉइंट किए वाइट बोर्ड पे और इसके बीच में लाइन कर दिया, तो ये लाइन भी क्या वाइट बोर्ड में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब मेन जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है यहीं से स्टार्ट हुआ।
अभी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, इसका फील एकदम अच्छे से दिलाएंगे, विजुलाइज करवाएंगे अच्छे से। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के से हम पढ़ेंगे। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा पैरेललोग्राम। कोई टेलीग्राम इंस्टाग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पहला हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है। तो लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, और यहाँ पे भी क्या है, कोई वेक्टर है, ठीक है। ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, और इन दोनों को अगर क्या करें, मीट करवा दें ऐसे, तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा। अभी रिजल्टेंट की भी आपको फीलिंग दिलाएंगे। रिजल्टेंट मान लेते हैं आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी। थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फ्रॉम बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू कितनी है, आर है, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी क्या है, अगर हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसका एंगल थीटा दिया हुआ है और ये एक साइड दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक देखते हैं कौन सा, अगर हम रेशियो लें जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों हो, तो साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी, उसके बाद साइन थीटा, बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी, ठीक है, ओ ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर वी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर प्लस ए वी की वैल्यू कितनी है। अब हमें ये वाला निकालना है, ए बी यानी बेस निकालना है,
तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन बी, यानी ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू वेक्टर वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a वेक्टर फिर b वेक्टर फिर कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखें, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, पहले वेक्टर ए का स्क्वायर लिख देते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ से बी वेक्टर कॉमन ले लें, बी वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट बन जाएगा, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना होगा। कौन सा, आर इक्वल्स टू मिस रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट होता क्या है, ठीक है, अब रिजल्टेंट की फील भी दिलवानी पड़ेगी आपको। मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक कोई इंसान है, ठीक है, कोई पर्सन है, इसको यहाँ पर जाना है, तो पहले कौन से इसके पास हैं रास्ते, एक ये है और एक ये है, ये नहीं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज करते हैं फ़्लाइट एक उड़ रही है, ठीक है, एक फ़्लाइट उड़ रही है, तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या मान लेते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को ए मान लेते हैं एंड, ठीक है, और ये उड़ रही है तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और इसका एक क्या है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, मिस अगर फ्लाइट कोई है, अगर कोई है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर ये उड़ रही है तो कुछ ना कुछ हॉरिजेंटल कंपोनेंट में भी होगा, कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट में भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों का ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, तो अगर दो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक कंबाइन बोलते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, दो रेजिस्टेंस को एक में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हम बोलेंगे उसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ भी है, दो वेक्टर को एक वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों को एक वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम रिजल्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर रिजल्टेंट बोल दिए तो हमें ये चीज़ पता है, ये ए डायरेक्शन में भी है, बी डायरेक्शन में भी है। कैसे, ये ऊपर भी जा रहा है, हॉरिजेंटल में भी जा रहा है। ठीक है, ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजेंटल में भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ए वेक्टर की भी डायरेक्शन में है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में भी है। समझ में आया? अब क्वेश्चन करेंगे वहाँ से और समझ में आएगा। जैसे कोई अगर हवा चल रही है, मतलब इस साइड की, ठीक है, और अगर कोई हम वहाँ पर क्या लगा दिए, एयर ड्रायर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप समझ में आए, आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि एक कोई विंड चल रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इधर से हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या कर रहे हैं, उस पर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मानी हवा बहुत तेज़ लगा रहे इधर भी, तो यहाँ से ये सब समझ में आएगा। हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, आप क्या कर रहे हैं, इस पर आप खुद इस पर एयर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक
हॉरिजेंटल कंपोनेंट में भी होगा, एक मान लेते हैं नीचे वाले यानी वर्टिकल कंपोनेंट में भी होगा, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है। एक इन दोनों का क्या एक आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। एक बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन देख लेते हैं, उसका भी सेम आएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन, ये क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन जब करेंगे ना तो ये जो रिजल्टेंट वाला फीलिंग है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम पहले होता कैसे है, एक वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर क्या है, हाँ एक चीज़ भूल गए, चलो यहाँ पे क्लियर कर देंगे। एक वेक्टर है, वो जो एंगल बीटा है उसकी वैल्यू भी निकालते थे, ठीक है। एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो पैरेललोग्राम ऐसे होता है ना, ऐसे जो रेक्टेंगल होता है उसको क्या करते हैं, हवा लगा के उसको टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ऐसे होगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा अगर ये वेक्टर बी है, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का क्या आएगा ओहो, इन दोनों का क्या आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा, आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर एंगल थीटा कर लेते हैं। अगर एंगल थीटा यहाँ होगा तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ओ ए बी सी, सेम वही कॉन्सेप्ट है, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना बी सी स्क्वायर प्लस ए बी क्या ले सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ओ सी स्क्वायर आर स्क्वायर है, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है, हम ये निकाले थे पिछले उसमें, तो वेक्टर वी स्क्वायर वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ ए की वैल्यू ए, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी, वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसको फाइनली सॉल्व किए थे, क्या आया था वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आई थी, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर वी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा। यहाँ पर एक चीज़ और आता है, पता है क्या है, टैन बीटा, ठीक है, टैन बीटा करो वो एंगल निकालने के लिए। अब ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये आप पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। अगर इसको हटा दें तो ट्रायंगल ही बनेगा ना। ये एंगल बीटा निकालेंगे कैसे, एंगल ये बीटा जो होता है, बीटा हमें क्या है परपेंडिकुलर पता है, हमें क्या पता है बेस भी पता है, तो यहाँ पर टैन बीटा लगाएंगे, ठीक है। तो टैन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन ओ बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन थीटा इक्वल्स टू अभी निकालें, यहाँ पर क्या आएगा बी साइन थीटा, और ये ओ बी क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ बी क्या सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा। ये भी थोड़ा सा टैन बीटा रहेगा, ये टैन बीटा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। ए बॉडी गिव टू वेलोसिटी 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट, ठीक है, एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। इस एग्जाम्पल से आपको जो रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर
थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह दिखाते हैं आपको। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। ए बॉडी गिव टू वेलोसिटी 1 is 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट। मान लेते हैं ये वेलोसिटी हो गई किसकी डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। और एक क्या है, वी एन मान लेते हैं जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में है, कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एक बॉडी की जो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में है और 40 मीटर पर सेकेंड क्या है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आएगा, ये तो पता है। ठीक है, अगर दो का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ थोड़ी ना आएगा, दो का रिजल्टेंट निकालेंगे तो मान लेते हैं इन दोनों के कहीं बीच में आएगा। ठीक, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो देख लेते हैं कि हम दोनों के रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 में वेक्टर ए वी के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ठीक है, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900 प्लस यहाँ पर 1600। ठीक है, दोनों को जब मिलाएंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, ठीक है, तो आ जाएगा आर की वैल्यू होगी, आर इक्वल्स टू आएगा ये 2500, उसका रूट लेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही है, आर इक्वल्स टू कितना है, रिजल्टेंट 50 मीटर पर सेकेंड है। अब ये एंगल बात फाइंड कर लें कि ये जो वेलोसिटी उसमें बीटा यहाँ समझ में आएगा, बीटा कितने एंगल पे। ठीक है, अब एंगल क्या होता है, ये एंगल हम वहाँ कर क्या मानते थे, बीटा, जब ट्रायंगल लॉ में पढ़ते थे तो बीटा कैसे करते थे, तो टैन बीटा इक्वल्स टू क्या होता था, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको ए मानते थे, ठीक है, इसको ए मानते थे, इसको क्या मानते थे, बी मानते थे। तो बी साइन थीटा निकालेंगे तो बी, ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर निकालेंगे बी, ठीक, बी की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू साइन थीटा। थीटा कौन सा लेते थे, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, तो इनके बीच में एंगल साइन फॉर्म हो रहा है साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस एक की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस वेक्टर वी कितनी है, 40 इंटू कॉस 90 डिग्री। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडा हो जाएगी, और ये साइन 90 की वैल्यू 1, तो tan बीटा इक्वल्स टू 4, tan बीटा इक्वल्स टू 4/3। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, रिजल्टेंट आएगा 50 मीटर पर सेकेंड और जो एंगल आएगा वो tan बीटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्लास 11 का क्लास होगा संडे या फिर मंडे। ठीक है, तो वहाँ इससे आगे इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे रिजल्टेंट के बेसिस पे, और वेक्टर को कैसे हम रिजॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।